सनम चाहिए आशिकी के लिए। ये दास्तान है एक ऐसी जोड़ी की जिसने हिंदी सिनेमा को म्यूजिक का वो दौर दिया जिसको भुला पाना नामुमकिन है। चेहरा गुलाबी नजरें शराबी। हिंदू और मुस्लिम अगर एक साथ मिल जाएं तो क्या कारनामा कर सकते हैं, ये इनकी जोड़ी साबित करती है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। 90s के दौर में आशिकों और माशूकाओं के लिए ये किसी प्रेम के देवता से कम ना थे, जिन्होंने प्यार करने वालों के लिए एक से बढ़कर एक गीतों को जन्म दिया। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम। इनके गीत ऐसे होते जो आम से लेकर खास सबको यह महसूस करवा देते थे कि मानो ये गीत उनके लिए ही बनाए गए हों। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाह। इस जोड़ी की मार्केट में डिमांड ऐसी कि इन्हें कई प्रोड्यूसर्स को काम के लिए मना करना पड़ता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 90s की सबसे बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर की ये जोड़ी टूट गई और किसके कत्ल ने इन दोनों के बीच सब कुछ बदल कर रख दिया। कर ना सके हम प्यार का सौदा। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, हालांकि वो जोड़ी रोमांटिक हो ऐसा जरूरी नहीं। फिल्मी दुनिया में संगीत की बड़ी अहमियत रही है और संगीत ही वो माध्यम रहा जिसने हमें बेहतरीन लेजेंड से रूबरू करवाया है। हिंदी सिनेमा की म्यूजिक इंडस्ट्री ने कंपोजर्स की कई जोड़ियां देखी, लेकिन नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौर जैसी कोई नहीं थी। दोनों को नदीम श्रवण के नाम से जाना जाता रहा है। इस जोड़ी के द्वारा कंपोज किए गए म्यूजिक ने पूरे 90s को यादगार बना दिया था। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है आज फिर इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई टूट के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। नदीम श्रवण ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में उस टाइम पर एकदम नए तरह के म्यूजिक की शुरुआत की थी, जिस कैटेगरी को आज भी फिल्मी गजल के नाम से याद किया जाता है, जिसमें स्लो मेलोडियस म्यूजिक के साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स होते थे। उसको अक्ल है वो मुझे प्यार करे। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार। इस जोड़ी के द्वारा कंपोज किए गए बेहतरीन म्यूजिक के लिए इनको टोटल 6 फिल्म फेयर अवार्ड और म्यूजिक फील्ड में ऐसे कई ढेरों अवार्ड मिल चुके जो किसी और म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए एक सपना होता है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना। वह दौर नदीम श्रवण का दौर था। यह दोनों उस टाइम पर किसी भी चीज में हाथ लगाते थे तो उसके हिट होने की गारंटी 100% मानी जाती थी। लेकिन 90 के दशक में इतना नेम और फेम कमाने के बाद आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि यह जोड़ी अचानक से ही बॉलीवुड से गायब हो गई और ना अब यह हमें कहीं देखने के लिए मिलते हैं और ना ही उनका वो मेलोडियस म्यूजिक हमें सुनाई देता है। अगर आप भी नदीम श्रवण के फैन होंगे तो उनके म्यूजिक को जरूर मिस करते होंगे, क्योंकि ऐसा मेलोडियस म्यूजिक कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर ना दे पाया और ना दे पाएगा। तू जो मिला ऐसा लगा बिखरा हुआ सबको हो रही है, हाँ सबको।
आखिर क्यों म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना बना बनाया नाम छोड़कर आज यह परफ्यूम और बैग बेचने के लिए मजबूर है। इस जोड़ी के बारे में एकदम शुरुआत से बात करते हैं कि यह जोड़ी कैसे बनी, कैसे इनको बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हुआ और क्यों आगे चलकर यह दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अभी कहां और किस हालात में है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ओ अच्छा 19 के दशक में नदीम श्रवण के बारे में बहुत लोगों का कहना था कि उस टाइम पर उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उस टाइम पर वह जो भी म्यूजिक बनाते थे वह एकदम सुपर हिट हो जाता था। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। लेकिन यह सच बिल्कुल भी नहीं है। नदीम श्रवण को मिली सफलता के पीछे उनके 17 साल की मेहनत और स्ट्रगल की कहानी है। जिन 17 सालों में इन दोनों ने एकदम गुमनामी की जिंदगी जीते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया था। सच्चाई की राह जब कोई अपनाता है। बात करें नदीम सैफी की तो इनका जन्म 6 अगस्त 1954 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता उस टाइम पर एक जाने माने बिजनेसमैन थे। हालात अच्छे थे तो उनकी स्कूलिंग भी सेंट मैरी हाई स्कूल में कंप्लीट हुई थी। बचपन से ही नदीम सैफी को ड्रम, ढोलक और तबला बजाने का शौक था और कॉलेज टाइम पर ही उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खुद का एक बैंड भी बनाया था। उस टाइम पर नदीम सैफी ने अपना करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में ही बनाने का डिसाइड कर लिया। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने भी नदीम सैफी को सपोर्ट किया। मेरी यह तो बात हुई नदीम सैफी के बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं श्रवण राठौर के बैकग्राउंड के बारे में। श्रवण कुमार राठौर का जन्म 13 नवंबर 1954 को जाने माने क्लासिकल सिंगर पंडित चतुर्भुज राठौर के यहाँ हुआ था, जो कि खुद अपने टाइम के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन रह चुके थे। श्रवण कुमार राठौर के अलावा उनके 2 भाई और भी हैं, जिनको भी शायद आप बखूबी जानते होंगे, रूप कुमार राठौर और विनोद राठौर। ये दोनों भी बॉलीवुड के जाने माने सिंगर रह चुके हैं। मैं बन गया हूँ। श्रवण कुमार राठौर ने अपने बचपन में जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण आनंद को देखकर 5 साल की उम्र में ही तबला बजाना सीखा और बाद में लाइव स्टेज पर परफॉर्म भी करने लगे थे। जो भी कसमें खाई थी हमने वादा की। उस टाइम तक नदीम श्रवण एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन इनकी मुलाकात साल 1973 में एक फंक्शन के दौरान हुई थी, जहां पर इन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड हरीश बोपैया ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया और वहां पर एक दूसरे से मिलने के बाद इन दोनों को लगा कि इनकी सोच एक दूसरे से काफी हद तक मिलती है। इस वजह से इन दोनों को इस फील्ड में साथ में काम करना चाहिए। और उस टाइम पर वैसे भी ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ियों में काम किया करते थे, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण आनंद। तो इन दोनों ने भी मिलकर अपना करियर नदीम श्रवण के नाम से बनाने का फैसला किया। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तान। थोड़ी मेहनत करने के बाद इन दोनों को साथ में अपने करियर का पहला प्रोजेक्ट मिला सन 1973 में आई एक भोजपुरी फिल्म दंगल से। उस टाइम पर इस फिल्म का यह गाना काशी हिले पटना हिले बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिले ला तोहरी लचके जब। इस गाने को जाने माने सिंगर मन्ना डे ने गाया था। इसके बाद आगे चलकर नदीम और श्रवण की जोड़ी ने बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने बनाए, लेकिन इस दौरान इनके हाथ कोई भी बड़ी सफलता नहीं लग पाई और इन दोनों को स्ट्रगल करते करते पूरा 70 का दशक बीत गया। 80 के दशक की शुरुआत में मैंने जीना सीख लिया में अपना म्यूजिक दिया, लेकिन यह भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। अब
अपने स्ट्रगल के टाइम पर इन दोनों ने बहुत सारे गानों की धुनें बना रखी थी, जिन धुनों को उस टाइम पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स यह बोलकर रिजेक्ट कर दिया करते थे कि यह मार्केट में नहीं चल पाएगा। इस वजह से इन दोनों के पास उस टाइम पर बहुत सारे गानों की म्यूजिक का कलेक्शन हो गया था। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू। अपने करियर में इतना स्ट्रगल देखकर एक टाइम पर तो इन दोनों ने म्यूजिक की फील्ड को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और तब इन्हें बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी और हिसाब खून का जैसी बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों में म्यूजिक देने का मौका मिला। इन फिल्मों का म्यूजिक उस टाइम पर एवरेज ही था, लेकिन एक गाना जिसे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने गाया था वो हिट हो गया और यही गाना नदीम श्रवण के करियर का पहला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दूर कभी तुझसे जब जाएंगे, दर्द जुदा। इस गाने के बाद ही अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण का नाम टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को सजेस्ट किया था। हे भोले शंकर पधारो। यह 1988 और 89 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर गुलशन कुमार भी अपनी कंपनी टी सीरीज को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है भोले। उस टाइम पर गुलशन कुमार ने नदीम श्रवण से कहा कि वह इसी टाइप के कुछ मेलोडियस गाने उनके लिए रिकॉर्ड करके दे और वह इन गानों को एक एल्बम बनाकर टी सीरीज के बैनर तले रिलीज करेंगे। उस टाइम पर नदीम श्रवण ने गुलशन कुमार के लिए नजर के सामने, तू मेरी जिंदगी है और ऐसे ही कुछ बेहतरीन गाने कंपोज करके गुलशन कुमार को सुनाए, जो कि गुलशन कुमार को बहुत पसंद भी आए और वह इन गानों को एक एल्बम के थ्रू रिलीज करने का प्लान भी बनाने लगे। लेकिन इसका एल्बम रिलीज करने के पहले यह गाने उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट को सुनाए। उनको भी यह सारे ही गाने बहुत पसंद आए और उन्होंने गुलशन कुमार को बोला कि वह अभी एक रोमांटिक फिल्म की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि इन सारे ही गानों को उनकी इस फिल्म में शामिल किया जाए। सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस तरह से इन गानों को एक अलग से एल्बम के थ्रू रिलीज ना करके फिल्म आशिकी के म्यूजिक एल्बम के तौर पर रिलीज किया गया और फिल्म आशिकी का वो म्यूजिक एल्बम रिलीज होते ही तुरंत सुपर हिट हो गया। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम के टाइम पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियो कैसेट सेल की गई थी। आशिकी एक ऐसी फिल्म थी जिसने नदीम श्रवण के साथ साथ गुलशन कुमार की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज को भी स्टैब्लिश किया। कुमार सानू जो उस टाइम पर एकदम नए सिंगर थे, उनको भी एक अलग पहचान दिलाई। फिल्म के लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस राहुल रॉय और अनु अग्रवाल भी रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस तरह से इस फिल्म में बहुत सारे लोगों की किस्मत रातों रात बदल दी थी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। फिल्म आशिकी के म्यूजिक एल्बम की उस टाइम पर लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट सेल की गई थी, जो कि उस टाइम पर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और आगे आने वाले कई सालों तक यह रिकॉर्ड किसी और फिल्म का म्यूजिक एल्बम तोड़ नहीं पाया था। मेरी जिंदगी है तू। इसके बाद नदीम श्रवण ने आगे चलकर दिल है कि मानता नहीं, सड़क, फूल और कांटे, दीवाना, दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों के म्यूजिक एल्बम की लाइन लगा दी। जीता था जिसके लिए मौका मिलेगा तो हम बता देंगे मौका। और इसके बाद नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक हर साल के लगभग टॉप 3 म्यूजिक एल्बम में शामिल होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है तू। इस जोड़ी ने फिल्म आशिकी, साजन, दीवाना और राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
हालांकि उनकी यह सक्सेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और सन 1997 में अचानक से रातों रात हर चीज बदल गई जब 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में दाऊद इब्राहिम और अबू सालेम जैसे लोगों का नाम शामिल हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिसमें गुलशन कुमार की हत्या का शक नदीम सैफी के ऊपर भी आ गया। हालांकि जिस वक्त गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या की गई उस टाइम पर नदीम सैफी लंदन में अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे थे। मुंबई पुलिस को नदीम सैफी के ऊपर शक इसलिए भी हुआ था क्योंकि इस मैटर के कुछ दिनों पहले ही गुलशन कुमार और नदीम सैफी के बीच में एक एल्बम को लेकर थोड़ी बहस हो गई थी। हालांकि नदीम सैफी ने अपनी बेगुनाही के बारे में कई बार बोला कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन नदीम सैफी उस टाइम पर लंदन से इंडिया वापस नहीं आए और उन्होंने बोला कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। हालांकि बाद में लंदन हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तरफ से लगाए गए नदीम सैफी के ऊपर इन आरोपों को एकदम गलत बताया था और इस हत्या में नदीम सैफी का कोई भी हाथ है इसको मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी नदीम सैफी दोबारा इंडिया वापस नहीं आए क्योंकि उनको डर था कि अगर वह इंडिया वापस आएंगे तो हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई बड़ा केस हो जाए। हालांकि उस टाइम पर नदीम सैफी ने इंडिया वापस ना आने का एक रीजन यह भी दिया था कि उस टाइम पर उनकी वाइफ को मिसकैरेज हुआ था जिसकी देखरेख के लिए उन्हें लंदन में ही मौजूद रहना पड़ा था। हालांकि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी यह अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस केस के बाद नदीम श्रवण के करियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। हालांकि साल 1997 के बाद भी इन दोनों ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक दिया, जैसे सिर्फ तुम, धड़कन, यह दिल आशिकाना, राज, कसूर, हम तुम्हारे हैं सनम, कयामत और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में। उसे ढूंढती मैं तेरी मोहब्बत ने कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा। है मेरी नटखटी कॉलेज की। इन सारी ही फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को श्रवण कुमार ने इंडिया से और नदीम सैफी ने लंदन में रहते हुए ही कंपोज किया था। हालांकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स नदीम सैफी का नाम अपनी फिल्मों से जोड़ने में पीछे हट रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नदीम सैफी का नाम अगर इस फिल्म से जुड़ेगा तो यह फिल्म अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। इसी वजह से सिर्फ तुम जैसी फिल्म में नदीम सैफी को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। पहली पहली बार मोहब्बत की है। इतने दूर रहते हुए धीरे धीरे नदीम और श्रवण के बीच में भी कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस सामने आने लगे, जिसकी वजह से साल 2006 में आई फिल्म दोस्ती के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया था। बस इसके बाद से ही शायद बॉलीवुड में अच्छे मेलोडियस गानों की कमी महसूस की जाने लगी। इसके बाद नदीम सैफी ने लंदन में ही अपना परफ्यूम और बैग का बिजनेस शुरू कर दिया और श्रवण कुमार राठौर ने भी अपने दोनों बेटों संजीव और दर्शन का करियर बतौर म्यूजिक डायरेक्टर स्टैब्लिश करने में लग गए। इस वजह से उन्होंने भी म्यूजिक कंपोज करना बंद कर दिया और इस तरह से बॉलीवुड के बेहतरीन मेलोडियस म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण एक दूसरे से अलग हो गए। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। 22 अप्रैल 2021 को श्रवण राठौर का कोरोना की वजह से निधन हो गया और नदीम श्रवण की ये जादुई जोड़ी एक बार फिर से हमेशा के लिए टूट गई। तो दोस्तों, यह तो बात हुई नदीम श्रवण की लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को उनके द्वारा कंपोज किए गए गाने कैसे लगते हैं और आपका कौन सा फेवरेट गाना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।